नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी हाई कोर्ट क्लर्क एग्जाम की एक्यूरेट आंसर की आपके बीच लेके आ चुका हूं, जो कि पिछले कल कंडक्ट करवाया गया था। तो इस पेपर में बहुत ही आसान प्रश्न पूछे गए थे, वही प्रश्न पूछे गए थे जो अक्सर हम अपनी टेट की वीडियोज़ में और अपनी जीके की सीरीज़ में पढ़ते रहते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप एक बार जरूर देखिए, शुरू से लेकर अंत तक हर एक क्वेश्चन को देखिए। बहुत ही आसान ये पेपर आया था और आने वाली हिमाचल प्रदेश की जो अपकमिंग परीक्षा है वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपको काम आने वाले हैं। तो हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन एज ऑफ 2025। देखिए 2025 में जो आपका यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके अध्यक्ष कौन थे या उसके सेक्रेटरी जनरल बोले तो महासचिव कौन थे। तो महासचिव जो थे वो थे एंटोनियो गुटेरेस। ये काफ़ी समय से एंटोनियो गुटेरेस जो है वो एक पुर्तगाली है और ये क्या है, आपके यूएनओ का जो सचिवालय है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सचिवालय है उसके महासचिव है। देखिए ये पेपर अंग्रेजी में ही रहता है, हिंदी मोड में ये नहीं रहता है। अच्छा, बात करें यूएनओ के महासचिव की तो इनका कार्यकाल 5 साल होता है। तो थोड़ा सा शॉर्टकट इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पे नहीं जाएंगे। अच्छा, द पेरिस एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू, अगर बात करें पेरिस एग्रीमेंट की तो पेरिस एग्रीमेंट के बारे में हमने एक या दो बार पहले भी पढ़ा है कि ये दिसंबर 2015 के आसपास जो है ये पेरिस एग्रीमेंट होता है। और पेरिस एग्रीमेंट जो है वो किससे संबंधित है, तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में होता है। ये क्लाइमेट चेंज से संबंधित था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही इसका हो जाना था। अगला क्वेश्चन था द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज लोकेटेड एट। देखिए विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। बहुत बार मैंने आपको पढ़ा रखा है कि विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी में है और विश्व बैंक की जो स्थापना है वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा की गई थी। और विश्व बैंक के जो प्रमुख है वो कौन है, अजय भंगा है। तो इन क्वेश्चन को हमने बहुत डिटेल से देख लिया है। बाकी अगला क्वेश्चन था यहाँ पे चौथे नंबर का, द वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल्स इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल जलप्रपात कौन सा है, तो वो है जिसका नाम है एंजल वाटरफॉल, जो कि कैरोनी या कैरो नदी पर, किस नदी पर है पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए, कल के लिए ये भी पूछा जा सकता है। तो ये कैरोनी या कैरो नदी पर स्थित है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल वाटरफॉल। ये किस देश में है, तो ये वेनेजुएला देश में है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन था विच कंट्री एक्साइटेड द यूरोपियन यूनियन इन एग्जिटेड टू यूरोपियन यूनियन इन 2020। तो 2020 में किस कंट्री को यूरोपियन यूनियन से बाहर किया गया। अब दोस्तों मैंने यूरोपियन यूनियन के बारे में आपको 20 बार पढ़ा दिया है कि यूरोपियन यूनियन एक संगठन है, इसमें बहुत सारे देश हैं और यूरोपियन यूनियन की अपनी मुद्रा भी है। तो यूरोपियन यूनियन में 2020 से एक देश को बाहर किया गया था, जिस घटना को मैं बार बार आपको कराता रहता था। इस घटना को ब्रेक्जिट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट बोले BR और साथ में एग्जिट। तो ब्रेक्जिट की घटना क्या है, तो यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन को जब जो है वो बाहर किया जाता है, बाहर का रास्ता दिखाया जाता है यूरोपियन यूनियन से। यूरोपियन यूनियन की अपनी मुद्रा है, यूरोपियन यूनियन की अपनी मुद्रा है जिसका नाम है यूरो। और यूरो जो है वो कब से चली, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो 1 जनवरी 2020 से यूरो की क्या होती है, शुरुआत होती है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, यूरोपियन यूनियन को नोबेल पुरस्कार भी मिलता है। तो नोबेल पुरस्कार जो रिसीव्ड इनको हुआ वो 2012 में इनको शांति का, पीस का नोबेल पुरस्कार मिलता है, इस बात को आपने याद रखना है। तो ये बात भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है द इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस इज लोकेटेड इन। क्या इस क्वेश्चन को हमने नहीं पढ़ा था, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो कहाँ पर है, तो द हेग में है। और द हेग ना देकर कभी नीदरलैंड भी दिया जाता है। तो याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस जो है वो कहाँ पर है, तो द हेग में है। और यहाँ पर कुल जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनकी संख्या 15 होती है। और इन जजों का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष होता है, 9 वर्ष होता है। डिटेल में जो मेरी वीडियोज आती है उनको आप ज़रूर मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ हम बहुत डिटेल से देखते हैं। और यहाँ पे जो है 9 साल जज का कोरम होता है, 9 साल ही कार्यकाल होता है और कोरम भी कितना होता है, 9 ही होता है। कोरम का मतलब है कि जब तक 9 जज यहाँ पे नहीं आएंगे तब तक कार्रवाई शुरू नहीं होगी। तो कभी द हेग होगा, कभी नीदरलैंड होगा, दोनों में से एक होगा।
तो बहुत सारे क्वेश्चन है, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहे हैं। वैसे हम अपनी वीडियोस को हर एक वीडियो बहुत डिटेल से पढ़ते हैं, लेकिन इसको थोड़ा शॉर्टकट करना पड़ेगा क्योंकि ये लंबी वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी चले जाएगी। अभी हमें थोड़े आंसर्स जाने और आगे के लिए इन प्रश्नों में से भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत इनको बहुत अच्छे से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री, ये भी हमने देख लिया। द आसियान कंट्री होस्टेड 2024 समर ओलंपिक हेल्ड इन 2021। तो देखिए आसियान कंट्री है और वहाँ पर समर ओलंपिक हुए थे 2024 में, ये 2021 के थे। तो ये कहाँ पर हुए थे? तो ये आसियान कंट्री है, ये चाइना में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? चाइना में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही लगा देना है भाई आपने। अगला क्वेश्चन है द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस 2025। तो मैं बहुत बार आपको बताता था कि गणतंत्र दिवस जो 2024 में भारत में होता है, उसमें जो मुख्य अतिथि के रूप में 26 जनवरी 2024 को आए थे वो फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे, जिनका नाम था इमैनुअल मैक्रोन। तो याद रखना इमैनुअल मैक्रोन किस देश के राष्ट्रपति है? तो याद रखना है फ्रांस देश के राष्ट्रपति है आपके इमैनुअल मैक्रोन। तो इमैनुअल मैक्रोन 2025 में करंट प्रेसिडेंट है और बहुत बार मैं अपनी वीडियोज़ में इमैनुअल मैक्रोन साहब के बारे में भी आपको बता चुका था। अगला क्वेश्चन है द बेल्ट ऑफ रोड इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विद। द बेल्ट ऑफ रोड, तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो कहाँ पर है? तो ये चाइना में है। कहाँ पर है? ये चाइना में है। तो इसका भी सी लगा देना। देखो अक्सर शुरुआत के जो आंसर थे उसमें सी दिया हुआ था और बच्चों को लगा था कि यार इसमें सी कैसे आ रहा है, तो बहुत सारे आंसर सी थे और मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे जीके के ही पूछे गए थे। तो जिसका जीके बहुत अच्छा था, नॉर्मल लेवल का बेसिक जीके जिसका अच्छा था, जिसने मेरी टेट की वीडियोज़, कमीशन की वीडियोज़ देखी होगी, मतलब वो बंदा 80 से कम यहाँ पे कभी भी नहीं, कतई भी नहीं मार सकता। अगला क्वेश्चन है द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ एन परमानेंट मेंबर। भाई क्या मैंने आपको ये नहीं बताया? बहुत बार मैंने बताया है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद है उसमें कुल 15 देश है। 15 में से जो परमानेंट कंट्रीज है, स्थायी जो सदस्य देश है, उनकी संख्या कितनी है? बहुत बार बता चुका हूँ कि 15 में से 5 स्थायी है, 10 अस्थायी है। अस्थायी बोले तो नॉन परमानेंट। अच्छा परमानेंट कौन कौन से है? तो इसके लिए मैंने ट्रिक भी आपको दी थी, ABC, फिर से ABCFR से अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया। तो याद रखना है अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया जो है वो क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश है। ट्रिक है ABC तो बचपन में पढ़ा है, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फिर से बोले FR से फ्रांस और रशिया। भैया एक एक बात आपको याद रखनी है, हर एक बात यहाँ पे महत्वपूर्ण है, हर एक बात परीक्षा में काम आने वाली है। अगला 11वें नंबर का हमारे पास क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ आसियान। देखिए आसियान का यहाँ पे सदस्य कौन सा देश नहीं है? देखिए अगर आसियान की बात करें, इसमें कुल देश कितने हैं ये भी क्वेश्चन बनने वाला बनता है। देखिए आसियान का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? तो आसियान की स्थापना पहले आपको पता होनी चाहिए। आसियान की स्थापना है जो हुई थी वो 8 अगस्त 1967। बहुत बार ये भी बोल चुका था। आसियान की बात करें तो देखिए भारत जो है वो आसियान का सदस्य देश नहीं है। इसमें आपके इंडोनेशिया हो गया, ये भी सदस्य है, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया। तो ये सारे के सारे कैसे देश हैं? ये इसके संस्थापक सदस्य देश है। तो मलेशिया, सिंगापुर, तो इंडिया आपको पहले ही पता था कि इंडिया इसका सदस्य ही नहीं है। अगला क्वेश्चन था भाया यहाँ पे द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन। देखिए IMF, देखिए जिस प्रकार विश्व बैंक काम करता है उसी प्रकार एक संगठन दुनिया का और काम करता है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना जो होती है वो 1944 में, इसकी स्थापना भी 44 के आसपास होती है, 44-45, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 44 दिया था तो 1944। और IMF की भी एक अपनी ही मुद्रा है। तो अगले बार पूछा जा सकता है कि IMF की अपनी मुद्रा क्या है? तो इनकी मुद्रा SDR है और इसका मुख्यालय भी वही है जहाँ पे विश्व बैंक का है, वॉशिंगटन DC। कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में है। इस बात को आपने याद रखना है। तो विश्व बैंक का भी वॉशिंगटन DC है और आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी वॉशिंगटन DC है। अगला क्वेश्चन फिर आसान क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, की भारत का ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? सबको पता है भाई उत्तर प्रदेश। बबुआ क्या लगाएंगे? उत्तर प्रदेश लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन बिल्कुल सही किए होंगे आपने क्योंकि इतना आसान पेपर मैंने कभी देखा नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए कि इसकी टाइपिंग उससे कठिन होने वाली है, लेकिन जिसका 85+ स्कोर है वो टाइपिंग के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन जिसका इससे कम है देखिए भैया वो श्योर ना होइए क्योंकि 85 से नीचे वाला थोड़ा डाउटफुल रहेगा। जनरल वाला 85+ थोड़ा सोच सकता है कि टाइपिंग का मौका मिल सकता है, तो याद रखना है। अच्छा अगला है विच इज़ द टोटल नंबर सीट्स इन लोकसभा। देखिए 552 हम नहीं है, मैंने आपको बता दिया है कि 2 एंग्लो इंडियन जो होते थे उनको अब बाहर करके बाहर का रास्ता दिखाया गया है। अब जो है वो
अधिकतम सीटें लोकसभा में 550 रह गई है, याद रखना है। और चुनाव जो होते हैं वो कितने सीटों पर होते हैं, 543 सीटों पे होते हैं। ये क्वेश्चन तो हम बहुत बार अक्सर पढ़ते रहते हैं कि नीति आयोग रिप्लेस्ड विच प्लानिंग बॉडी, तो किस योजना बॉडी में जो है ये हुआ है, तो याद रखना नीति आयोग जो है वो प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग के स्थान पे प्लानिंग कमीशन के स्थान पे क्या आया है, नीति आयोग। और नीति आयोग की जो स्थापना हुई है सबको पता है 1 जनवरी 2015। गलती करने की आवश्यकता ना के बराबर होनी चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे बहुत डिटेल से नहीं बता रहा हूँ, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो ये जरूर याद रखें, नीति आयोग रिप्लेस्ड, तो ये प्लानिंग कमीशन में रिप्लेस्ड हुआ है। अगला है आपका हु अपॉइंट्स, हाँ, और अगर बात करें फाइनेंस कमीशन की, वित्त आयोग की, तो आर्टिकल नंबर 280 वित्त आयोग की बात करता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, याद रखना है भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है, ये भी क्वेश्चन बनता है। और इनको अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के द्वारा भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है। तो ज्ञानेश कुमार भारत की क्या है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। ऐसे बात को आपने याद रखना है, कल के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और चुनाव आयोग की बात आर्टिकल नंबर 324 से 329 के बीच में होती है। अच्छा, विच सिटी इज़ नॉन एट सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, भाई देखो ये क्वेश्चन तो मैं अक्सर कराता रहता हूँ, तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। अच्छा, भारत का प्रवेश द्वार, तो ये मुंबई को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बहुत आसान था, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम, तो याद रखना कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, जिसका पूरा नाम जीएसटी का जो है, ये जो है वो 1 जुलाई 2017 को जो है इम्प्लीमेंटेड होता है। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद 101वां जो संविधान संशोधन है वो शायद जीएसटी से संबंधित है। अच्छा, विच इंडियन इज़ नॉन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, बस बहुत सारे क्वेश्चन है, इसीलिए मैं शॉर्टकट करा रहा हूँ, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन अगर डिटेल में कराने में उतर गया तो फिर आपको पता है कि मैं 4 घंटे भी लगा सकता हूँ इसमें। तो एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, तो 19 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन था, विच इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिगेंसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, तो फर्स्ट जो एयरक्राफ्ट कैरियर था भारत का वो सबको पता है, आईएनएस विक्रांत। इसके बारे में तो हम बहुत बार बात भी कर चुके हैं। तो ऑप्शन बी 20 का जो है वो ऑप्शन ए सही था। तो क्वेश्चन नंबर 20 का, द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश नवंबर 2022, अब नवंबर 2022 में हिमाचल के मुख्यमंत्री कौन थे, ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर, थोड़ा ये फंसाने वाला क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला था कि सुखविंदर सुक्खू ने, श्री सुखविंदर सुक्खू जी के द्वारा शपथ जो ली गई थी वो 11 दिसंबर 2022 को ली गई थी। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री जो थे वो कौन थे, जयराम ठाकुर जी थे। तो जयराम ठाकुर जी आजकल बहुत अच्छा कार्य मंडी के थुनाग में, जैसा कि हमने देखा सिराज वाला क्षेत्र जो हुआ है, सिराज विधानसभा क्षेत्र, बहुत नुकसान वहाँ पे हुआ है, तो उसका हमें भी बहुत दुख है। और उन लोगों के जीवन में जल्दी से जो है वो जिस प्रकार से, लेकिन जिनकी जान बची है, देखिए जान बची है वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कुछ लोगों के घर बह गए हैं, जान यहाँ पर गई है, तो मुझे बहुत दुख हुआ है। और मैं भगवान महादेव से जो है वो आशीर्वाद मांगना चाहूँगा उन लोगों के लिए जिन लोगों का यहाँ पे घर उजड़ गए, उन लोगों के घर सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। मंडी में बहुत बहुत ज़्यादा जाने गई है, देखिए बहुत ये आपदा जो आई है मंडी में वो बहुत ही, आप देख सकते हैं इतनी। तो अगर आप भी, अभी और भी बरसात होनी है, नदी नालों के किनारे ना जाए, जहाँ जहाँ तक ये मेरी वीडियो पहुँच रही है, जितने लोगों तक भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप हमारा परिवार हो, अगर आप मेरे यूथ अध्ययन चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ आप नदी नालों और पानी के किनारे बिल्कुल भी ना जाएँ। और अगर आप में से भी काफ़ी लोग घर नदी नालों के किनारे है तो आप वहाँ से दूर कहीं चले जाएं, क्योंकि घर तो देखिए दोबारा भी बन जाते हैं। देखिए दुख होता है, घर का भी बार बार नहीं बनते, अपना घर अपना ही होता है। लेकिन अगर आपका घर नदी नालों के किनारे है तो फिर आप थोड़ा सा दूर ज़रूर चले जाएं, क्योंकि कोई पता नहीं है आपदा कहाँ से और कब आ जाएगी। और नदी नालों के किनारे तो थोड़ा दूर भी अगर आपका घर है तो भी नदियाँ, उफान जब आता है तो ये अपने साथ दूर दूर तक जो है वो अपने साथ फ्लड में अपने साथ ले जाती है। तो ये जो प्रकृति के जो है पानी है, आग है, इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब ये अपने रूप ले लेती है, रुद्र रूप जिसको कहते हैं, तो ये किसी को भी नहीं बकसती है, चाहे इंसान फिर कुछ भी नहीं कर सकता है इसके आगे। तो अगला क्वेश्चन था यहाँ पे, विच स्टेट फॉर्म्ड इन
2000 along with झारखंड एंड उत्तराखंड। अच्छा, झारखंड और उत्तराखंड के साथ और कौन सा राज्य 2000 में बना था? तो कौन सा फॉर्म्ड हुआ था? देखो, एक तो झारखंड हुआ था 2000 में और एक उत्तराखंड हुआ था। इनके साथ एक और हुआ था, वो था छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन ए सही है। तो सन 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड को भारत के नए राज्य बनाए गए थे। इस बात को आपने याद रखना है। 23वां क्वेश्चन था इंडियन स्टेट लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। अच्छा, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सबसे लंबी तटीय रेखा है? आप तो हिंदी भाषा में समझते होंगे, तो मैं ज़्यादातर हिंदी भाषा में भी बताऊंगा। देखिए, मैं हिंदी में भी बताता हूँ और अंग्रेजी में भी। तो लार्जेस्ट जो कोस्ट लाइन है वो भैया गुजरात की है। सब लोग जानते हैं गुजरात की सबसे बड़ी तटीय रेखा है। भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो तटीय रेखा बनाते हैं, चाहे गुजरात है, चाहे महाराष्ट्र है, चाहे गोवा है, चाहे केरल है, चाहे तमिलनाडु है, चाहे कर्नाटका है, चाहे आंध्र प्रदेश है, चाहे उड़ीसा है, चाहे पश्चिम बंगाल है। तो इस सारे के सारे राज्य क्या बनाते हैं? आपकी तटीय रेखा बनाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, 9 राज्य है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भाई देखो, सबसे बड़ी तटीय रेखा गुजरात बनाता है, दूसरी सबसे बड़ी तमिलनाडु बनाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भाई हेडक्वार्टर बोले तो मुख्यालय। तो आरबीआई का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मुंबई में है। ये आपको याद रखना है, बहुत बार बताया है। आरबीआई का, एसबीआई का और मनरेगा नहीं, सॉरी, आपका मैं उसका नाम भूल गया। उन तीनों का जो आपका मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो इन तीनों का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पर है दोस्तों? ये है आपका मुंबई में। आरबीआई कब बना था? आपको पता है 1 अप्रैल 1935। तो ये आसान क्वेश्चन है। तो 1 अप्रैल 1935 को मुद्रा पर नियंत्रण करने के लिए भारत परिषद अधिनियम, भारत का जो एक अधिनियम आता है 1935 में, वो हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे बीच, द राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड इन। तो राइट टू एजुकेशन 2009 में ये आया था, ये भी आपको याद रखना है, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द 3 रिवर्स कनेक्टेड विद त्रिगर्तार। तो त्रिगर्त जो है वो 3 नदियों को कहा जाता है, तो त्रिगर्त के अंतर्गत आती है। तो ये है सतलुज, रावी और ब्यास। जी हाँ, ऑप्शन जो 26 का है वो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट ये 2009 में आता है, ये भी आपको याद रखना है। और अगर राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करें, ये पारित हुआ था, ये पास्ट हुआ था 2009 में, लेकिन इसको मतलब अगर बात करूँ, इसमें ये बात बोली गई थी कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का महत्व की बात की गई। और ये जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के ए में भी बताया गया है। अच्छा, अगला है कि त्रिगर्ता में कौन कौन सी नदी आती है? तो त्रिगर्ता में ये तीनों आती है, सतलुज, रावी और ब्यास। देखो, झेलम भी नहीं होगी त्रिगर्त में, और यहाँ पे चिनाब दिया है, ये भी नहीं होगी। और झेलम, तो देखो झेलम वाले ऑप्शन तो कट हो रहे थे यहाँ पे। तो ऐसे आपको ऑप्शन पकड़ने होता है। द एंशियंट नेम ऑफ कांगड़ा टाउन वाच। तो कांगड़ा टाउन का जो एंशियंट नाम था, तो वो नंगरकोट का किला, आपको पता है, नंगरोटा नहीं है, नंगरकोट का किला। तो नंगरकोट ये आपको याद रखना है, प्राचीन नाम में इसको नंगरकोट कहा जाता था। तो ऑप्शन सी के साथ हम 27 में जाने थे। 28वें नंबर का क्वेश्चन था द एंशियंट नेम ऑफ कुल्लू। तो कुल्लू का जो एंशियंट नेम है वो क्या था? तो कुल्लू का एंशियंट नेम था कुल्लूत। तो कुल्लूत इसका एंशियंट नेम था। अगला क्वेश्चन था 29वां, द फर्स्ट पर्सन ऑफ हिमाचल प्रदेश अपॉइंट एज ए गवर्नर। तो हिमाचल के मुख्यमंत्री तो यहाँ पे सारे हैं, लेकिन लोगों को लगा होगा शीला दीक्षित होगी। ये तो सारे मुख्यमंत्री है, रामलाल हो गए, वीरभद्र हो गए। जी हाँ, जो रामलाल जी थे, रोहित ठाकुर जी के शायद ये दादाजी है। ये जो थे, अगर इनकी बात करें, रोहित ठाकुर कौन? श्री रोहित ठाकुर, वही जो हिमाचल के क्या है, शिक्षा मंत्री है, भाई याद रखना है। तो ये जो रामलाल जी थे वो क्या थे? फर्स्ट पर्सन थे हिमाचल प्रदेश के, जो क्या थे, जिनको गवर्नर भी अपॉइंट किया गया था। कहाँ के? ये आंध्र प्रदेश के शायद ये अपॉइंट हुए थे। ये अगर मैं इनकी बात करूँ, आंध्र प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश, दो में से एक के, मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जितना मेरे को याद है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मैनी वर्किंग जजेस आर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट शिमला ए डेज इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। मतलब कि जो मुख्य न्यायाधीश है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के, उनके साथ, जैसे कि गुरमीत सिंह संधावालिया है, उनके साथ मिलकर टोटल कितने जज हो गए? तो टोटल है 12। कितने हैं आपके? 12 जज टोटल है। इस बात को आपने याद रखना है। तो टोटल मुख्य न्यायाधीश 12 यहाँ पे है, ये भी मैंने आपको बताया था। चमेरा हाइडोल प्रोजेक्ट इज ऑन। जो चमेरा जल विद्युत परियोजना है वो किस नदी पर है? तो ये चंबा जिले में है, चमेरा नदी पर है, ये रावी नदी पर है। ये मैं सारी चीज़ें आपको बता चुका था। इसके अलावा 31 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही लगाया होगा आपने, द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश कोर्ट वाज। तो वैसे तो उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठी थी। तो ये क्वेश्चन भी आप बिल्कुल डिटेल से देख ले, ये क्वेश्चन भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए। तो ऑप्शन ए इसका भी बिल्कुल सही है।
एक क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा स्किप हुआ है, उसको बाद में देखेंगे। व्हेन डिड ए मैसिव अर्थक्वेक हिट कांगड़ा? तो कांगड़ा में विनाशकारी भूकंप कब आया था? सबको पता है, सबको पता है। और जिन्होंने मेरी यूट्यूब वीडियो को देखा है, कोई एक ऐसा क्वेश्चन बता दीजिए जो नहीं आया था। तो भैया 4 अप्रैल 1905, 4 अप्रैल 1905 को कांगड़ा में विनाशकारी भूकंप आता है। अच्छा, इसके अलावा वेयर इज एशिया लार्जेस्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट नाथपा झाकड़ी वाज कॉरपोरेशन सिचुएटेड? मैंने आपको बोला था ना कि नाथपा झाकड़ी जो जल विद्युत परियोजना है वो आपकी किन्नौर जिले और शिमला जिले की सीमा पर है। तो ये है आपकी किन्नौर में, शिमला तो यहाँ पे नहीं है, रामपुर में भी नहीं हो सकती, सरहा में भी नहीं होगी, स्पीति में भी नहीं होगी, तो कहाँ पर है? किन्नौर में है। अगर कुछ त्रुटियां मेरी ओर से भी हो जाए, क्योंकि मैंने इसकी आंसर की को बहुत डिटेल से ढूंढा नहीं है, मैंने इस पर काम नहीं किया, सीधी मैं आंसर की आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए, ताकि आने वाले परीक्षाओं में अगर यहाँ ये क्वेश्चन रिपीट हो तो आपको इन क्वेश्चन के बारे में पता चल सके। अच्छा, रामपुर इज़ लोकेटेड द बैंक ऑफ रिवर? तो रामपुर शहर किस नदी के पास है? सबको पता है, सतलुज नदी के पास है आपका रामपुर शहर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, हु वाज द फर्स्ट लेडी स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश की पहली लेडी स्पीकर है विद्या स्टोक। कौन है? विद्या स्टोक जो है वो क्या है? हिमाचल प्रदेश की पहली लेडी स्पीकर है, इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स आर इन हिमाचल प्रदेश स्टेट? तो हिमाचल प्रदेश में डोमेस्टिक जो एयरपोर्ट है, भाई देखो 3 एयरपोर्ट है, जितना मेरे को पता है 3 ही है शायद। तो ऑप्शन बी यहाँ भी बिल्कुल आपका सही हो जाना था, बड़ा आसान पेपर आया था, बहुत ही बेसिक पेपर था। तो इसका शायद मेरे को लग रहा है कि 3 ही होना है, क्योंकि एक तो आपका शिमला में है जुब्बरहट्टी हो गया, कुल्लू वाला भुंतर वाला, और कांगड़ा वाला गग्गल। तो ये तीनों आपको याद रखना है, ये तीनों जो है 3 है शायद हिमाचल में। अगला है, बेन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड? क्या बात है यार, इतना आसान क्वेश्चन। 1970 में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो कि समरहिल शिमला में है, इसको एस्टैब्लिश किया गया था। 39 का बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन था, द साइनो इंडियन वॉर, साइनो बोले तो चाइना, बिटवीन इंडिया और चाइना, ये भी बोल दिया कि किस किस के बीच हुआ था, चाइना और इंडिया के बीच कब हुआ था? 1962। सबको आता होगा ये क्वेश्चन भी। श्रीमती इंदिरा गांधी वाज असिस्टेंट, इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई? 1984 में इंदिरा गांधी को मारा गया था, और इंदिरा गांधी को मारा जाता है यहाँ पे, ये भी आपको याद रखना है। इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर ब्लास्ट ऑफ पोखरान इन राजस्थान टुक प्लेस इन? तो इंडिया का जो पहला जो न्यूक्लियर ब्लास्ट है, परमाणु जो ब्लास्ट था, परमाणु जो धमाका था, वो पोखरान राजस्थान के में हुआ था। कब हुआ था? तो ये पोखरान राजस्थान में होता है, और ये होता है आपका कब? 1974 में, जिसको स्माइलिंग बुद्धा जो है वो सीक्रेट, इसका एक नाम दिया था, स्माइलिंग बुद्धा। अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन बोल रहा है कि, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन और था, 43वां, इन क्रिकेट द 2 सेट्स ऑफ विकेट्स, कि 2 विकेटों के बीच कितने गज जो है वो होती है क्रिकेट की पिच? तो होती है 22 यार्ड। कितनी होती है? 22 यार्ड होती है, 22 गज जिसको बोलते हैं आप, तो 22 गज की होती है सही क्रिकेट जो पिच होती है। अगला क्वेश्चन है, इन क्रिकेट ए रन टेकन व्हेन द बॉल पासिस द बैट्समैन विदाउट टचिंग हिज बॉडी इज कॉल्ड? तो देखिए, अगर एक खिलाड़ी खेल रहा है और उससे बॉल ना तो उसके पास से गुजर रही है, तो ना तो उसके बॉडी में टच हो रही है और ना उसके कहीं पे बैट में टच हो रही है, तो वो रन हो गए बाई के। कैसे रन होंगे? फिर भी वो रन ले रहा है, तो वो बाई के रन है, जिसमें हाथ खड़ा करता है खाली एम्पायर 5 उंगलियां खड़ी करके, वो बाई के रन है। ठीक है। इसके अलावा इन बिग सिटीज़ द लाइक दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, पुलिस इज़ हेडेड बाय द, तो जो जैसे कि दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई की पुलिस होगी, वहाँ होते कमिश्नर ऑफ पुलिस। क्या होते? कमिश्नर ऑफ पुलिस होते हैं, इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय इज आल्सो नॉन एज, जो लाला लाजपत राय है इसको पंजाब केसरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी कहा जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, द आइलैंड ऑफ श्रीलंका फॉर्मली इज नॉन एज, तो श्रीलंका का जो आइलैंड है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो श्रीलंका का जो आइलैंड है उसको सिलोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलोन। और इस क्वेश्चन के बारे में मैं बहुत बार आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन था, गुवाहाटी हाई कोर्ट इज जुडिशरी ऑफ, जब भी आपको ऑप्शन में ज़्यादातर ऑल ऑफ द एबव दिखता है और बहुत कम ऑल ऑफ द एबव पेपर में है, 100 प्रश्न आए और एक ही ऑल ऑफ द एबव है, तो यहाँ पे ये समझ लीजिएगा कि ऑप्शन बिल्कुल सही था। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट की जो जुडिशरी है वो नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश तीनों से संबंधित है, इस बात को आपने याद रखना है। और पहले भी मैं इसके बारे में आपको बहुत डिटेल से बता चुका था। अगला क्वेश्चन था, फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, देखो ये क्वेश्चन कमीशन में देखने को मिल सकता है कि जो फिल्म और टीवी इंस्टीट्यूट है वो भारत में कहाँ पर स्थित है। तो फिल्म और टीवी का जो इंस्टीट्यूट है वो
पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए पुणे महाराष्ट्र एक बड़ा शहर है, तो वहाँ पर स्थित है। अगला है द ओजोन लेयर रेस्ट्रिक्ट्स, किससे बचाती है? तो सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेंजेस, सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से हमें अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन है उससे हमें बचाती है ओजोन लेयर। ये किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल बोले तो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन था फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट्स द सरफेस ऑफ वाटर फ्रॉम ए सबमरीन अंडर वाटर द इंस्ट्रूमेंट अंडर द, तो इसको मेजर कैसे करेंगे कि सरफेस पे पानी है और उसको मेजर करना है अंडर वाटर से, तो इसको कहते हैं, इसको पेरिस्कोप इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला था द हिमालय माउंटेन इंस्टीट्यूट एट द, तो हिमालय माउंटेन इंस्टीट्यूट जो है वो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। ये तो बिल्कुल सही था, बहुत बार मैंने पढ़ा है। सच बताऊं मैंने इसके लिए आंसर की भी नहीं बनाई, बस सीधे सीधे आपको आंसर, क्योंकि मेरे को ये सारे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा था जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मेरे को इसमें थोड़ा सा डाउट था, बाकी सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही है क्योंकि मैंने ये सारे पढ़ा रखे हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने आपको बोला है कि यारलुंग जांगपो रिवर इज़ नोन एज, तो देखो ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग सांगपो कहा जाता है, ये भी आपको पता है। द सलाल प्रोजेक्ट इज़ ऑन द रिवर, तो सलाल जो परियोजना है वो किस नदी पर है? ऑप्शन ए चिनाब नदी पर है सलाल परियोजना। ये भी आपको याद रखना है, सलाल परियोजना कहाँ पे है? तो सलाल परियोजना चिनाब नदी पे है भैया, ये भी आपने ध्यान से सुन लिया। और सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में पड़ती है, 690 या 700 मेगावाट के आसपास है ये भी आपने देखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे था द नंबर ऑफ शेड्यूल्ड लैंग्वेज क्लासीफाई अंडर द 18 शेड्यूल, आपको पता है कि 8th शेड्यूल, माफ़ी चाहूँगा, 8वीं अनुसूची जो भारतीय संविधान की है उसमें हमारी कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, ये मैं आपको बता चुका था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। द शिमला कन्वेंशन इज एग्रीमेंट दैट सेट्स, तो शिमला जो समझौता था वो किस लिए था? तो वो था आपका बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। देखो शिमला द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसके लिए तो नहीं हो सकता, शिमला एज अ टूरिस्ट सपोर्ट इसके लिए भी नहीं था, तो ये था बाउंड्री बिटवीन इंडिया और तिब्बत की जो सीमाएं थी उससे रिलेटेड, ये उससे संबंधित था शिमला समझौता। अच्छा, गिल्ट एगेंस्ट मार्क्स मीन, तो गिल्ट एगेंस्ट मार्क्ड मीन्स का जो मतलब होता है वो क्या होता है? तो गिल्ट एगेंस्ट मार्क्स मीन का जो मतलब होता है मित्रों वो होता है आपका मार्क्ड ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो मार्क्ड ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो मतलब होता है वो गिल्ट एग्ड मार्क्स मीन्स होता है। अगला क्वेश्चन है डिप्रिसिएशन मीन्स। देखिए डिप्रिसिएशन मीन्स की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है कि डिप्रिसिएशन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर ये था आपका 58, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हट गया था मेरे से, तो ये जो था डिप्रिसिएशन जो था वो इसका जो मतलब होता है वो होता है लॉस ऑफ इक्विपमेंट ओवर टाइम, लॉस ऑफ इक्विपमेंट ओवर टाइम ड्यू टू वाटर वियर एंड टियर। तो याद रखना है, ऐसा भी अगले बार क्वेश्चन आ सकता है, लॉस ऑफ इक्विपमेंट ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टियर इज कॉल्ड, तो बोलेंगे डेप्रिसिएशन। याद रखना है। इंडिया चेंज्ड ओवर द डेसिमल सिस्टम ऑफ कॉइनेज, तो भारत में दशमलव जो प्रणाली है उसको कब सिक्कों में चेंज किया जाता है? तो इसको जो रुपयों में कहेंगे, तो इसको जो चेंज किया जाता है वो किया जाता है आपके 1 अप्रैल 1957 में। ऑप्शन बी के साथ बिल्कुल जाएंगे, इसके बारे में भी बहुत डिटेल से पढ़ा चुका था। अगला क्वेश्चन जो भैया था वो था द रेशो ऑफ विद ऑफ अवर नेशनल फ्लैग इज लेंथ, एक बच्चा क्वेश्चन, और ऐसे बच्चे क्वेश्चन हमने बहुत बार पढ़ लिए थे। ये 2:3, तो ये बिल्कुल एकदम लट्टू क्वेश्चन। तो 2:3 यहाँ पे जो है भारत के जो राष्ट्रीय झंडा था उसकी यहाँ पे ये था वृद्धि। अच्छा, द वर्ड सत्यमेव जयते इनक्राइब्ड बिलो द बेस प्लेट ऑफ एम्बल्ड ऑफ इंडिया आर टेकन फ्रॉम। देखिए अगर बात करें जो एक शब्द है सत्यमेव जयते, कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडोक उपनिषद, तो मुंडोक उपनिषद से लिया गया है, इसके बारे में भी बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन था द होली बुक ऑफ पार्सेजेस, तो ये थी जैन अवस्था। तो जैन अवस्था देखो बाइबल भी नहीं हो सकती, गीता भी नहीं हो सकती, तोरा भी नहीं हो सकती, तो कौन सी थी? ऑप्शन सी जैन अवस्था थी। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल बोट रेस इज ए स्पेशल फीचर, मतलब कि मैंने आपको इस फेस्टिवल के बारे में बताया है कि जहाँ पर बोट की रेसिस होती है तो वो फेस्टिवल है ओणम। अच्छा, अगर बात की जाए ओणम फेस्टिवल की तो क्वेश्चन बहुत बार ये भी आता है कि ओणम फेस्टिवल भारत के किस राज्य में होता है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर ओणम की बात करें तो ओणम त्यौहार भारत के केरल राज्य में होता है। द प्रेजेंट लोकसभा इज, तो बहुत बार बात कर चुके हैं, 18वीं लोकसभा चल रही है। इतना आसान क्वेश्चन पेपर, शायद सच बताऊं यारों, अगर मैं इस पेपर में जाता तो 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ पे अभी तक मैं गलत करके आता। मैंने नहीं देखा इससे आगे कौन से प्रश्न आने वाले, लेकिन यहाँ तक तो मेरे सारे क्वेश्चन सही हो जाने थे, एक क्वेश्चन को छोड़कर। एक क्वेश्चन जहाँ मेरे को डाउट था
अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रेट्स कैन बी प्रेड। बहुत बार मैं यूट्यूब पे आपको सारे क्वेश्चन, तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो यूट्यूब पे आपको नहीं बताया होगा। देखो मैं एक चैनल देख रहा था कल, वो भी बोल रहे थे कि मेरे पढ़ाए हुए सारे क्वेश्चन थे। देखो मेरे भाई, ये बहुत आसान क्वेश्चन थे और ये सबके, मुझे तो लग रहा है कि जो भी चाहे नॉर्मल से नॉर्मल चैनल होगा, बहुत सारे चैनल और सब अपना बेस्ट देते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये ऐसे क्वेश्चन थे कि जो सबको आए, और यहाँ पे जो मेरिट थी ना, वो मैक्सिमम बच्चा यहाँ पे 70+ मारने वाला है और 80 के नीचे रहने वाला है। अच्छा, जो बच्चा बहुत अच्छे पढ़ने वाला है वो 80+ यहाँ पे जा सकता है। मैं आसानी से ये दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत आसान पेपर था। सच्चाई वाली बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एक सच्चाई वाली बात। सब चैनल अच्छे होते हैं, सब अपना बेस्ट देते हैं। हम जैसे मैं अपना बेस्ट अपने चैनल पे देता हूँ, दूसरे भाई लोग कोई अपने चैनल पे और बेस्ट देते होंगे। तो अगर आपको मेरा भी चैनल अच्छा लगता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन था, तो रेट्स 5 प्रकार की होती है, इसके बारे में डिटेल से मैं आपको पॉलिटिकल की वीडियोज़ में पढ़ाता रहता हूँ। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए या तो लोकसभा का सदस्य बनना पड़ता है मित्रों, या राज्यसभा का। तो भैया 25 साल तो मिनिमम उम्र होनी चाहिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 साल होनी चाहिए। बोर्ड छोड़ने के लिए उम्र 18 साल होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल होनी चाहिए, लेकिन 30 तो यहाँ पे दिया नहीं था, तो 25 साल ये बिल्कुल सही था, ऑप्शन ए। अच्छा, अगला, व्हाट इज़ द ईमेल अटैचमेंट। ईमेल का काम क्या होता है। द रिसिप्ट सेंट बाय एंड रिसिप्ट। नहीं भैया, ये तो नहीं होगा। ईमेल का दूसरा काम अगर देखूँ मैं यहाँ पे, तो ईमेल का जो काम हो सकता है, मेरे को सही लग रहा है, इज सेपरेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम अनदर प्रोग्राम सेंड अलोंग विद एन ईमेल मैसेज। हाँ, यही हो सकता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ। बाकी अगर आपको लगता है तो आप अपने हिसाब से आंसर की बता सकते हैं। कुछ आंसर अगर आपको कहीं कमी लगती है, क्योंकि मैंने भी एक्यूरेट आंसर की ढूंढ के नहीं लाई है, क्योंकि अभी फाइनल ऑफिशियल आंसर की इसकी नहीं आई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रियल सिक्योरिटी थ्रेट एंड प्राइवेसी रिस्क। तो देखो, हैकर्स भी नहीं है, वायरसेस भी नहीं है, आइडेंटिटी, ये सब प्राइवेसी रिस्क है। तो स्पम एक मैसेज होता है, तो ये एक प्राइवेसी रिस्क, मैं इसको नहीं मानूंगा, तो ऑप्शन बी यहाँ भी आप लगा दीजिएगा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल सिस्टम इज, तो ये बिट है भाई। देखो जब हम 965 की तैयारी करते थे तो उस टाइम हम पढ़ते थे कि बिट जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है डिजिटल सिस्टम की। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर कौन सा इसमें से, तो नेटस्केप नेविगेटर मुझे लग रहा है, जैसा कि मेरा मानना है, क्योंकि मैक्रोमीडिया फ्लैश भी नहीं हो सकता, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी, और एडोब ड्रीम वेवर भी नहीं हो सकता। तो ऐसा माना जाता है कि इसका शायद सी यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी आप एक बार कंफर्म कर ली। जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड, तो इसका भी स्पैम हो जाएगा भाई। तो जंक ईमेल जो होती है वो क्या होती है, आपकी स्पैम होती है। ये मैथ के क्वेश्चन है, इसको हम नहीं देखेंगे, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन शायद ही मित्रों हमने यहाँ पे सॉल्व नहीं कराऊंगा, जीके ही करा रहा हूँ। अब सीधा क्वेश्चन नंबर 85, मैथ के क्वेश्चन को छोड़ के सीधा टप्पा मार दिया यहाँ पे। 13-14 क्वेश्चन जो मैथ के आए थे। विच ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। अब किसको पता नहीं है कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। सबको आता है भाई, ये सबके पढ़ाए हुए क्वेश्चन है। नॉर्मल से नॉर्मल यूट्यूब चैनल देख लो, उन्होंने भी पढ़ा रखा है। हमने देखो शुरुआत के क्वेश्चन तो ऐसे जो अच्छे चैनल में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन बात का अगर आप मेरे 10 वीडियो 4 ही मैराथन को देख लोगे तो उसी में से सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो बस ये तो अच्छी बात है, तो नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अच्छा, सबको पता है नील नदी जो है वो का उद्गम एक झील है, विक्टोरिया झील से निकलती है। और नील नदी की लंबाई कितनी है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि नील नदी की जो लंबाई है वो कितनी है। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है द ड्रॉपिंग ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अब भैया आपको पता है ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया है दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ पर है, दक्षिणी गोलार्ध में। बहुत बार आपको बताता हूँ कि एक दक्षिणी गोलार्ध है, एक उत्तरी गोलार्ध है। यह है पृथ्वी। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है भूमध्य रेखा। ऊपर दक्षिणी गोलार्ध, नीचे आपका नहीं, नीचे दक्षिणी और ऊपर आपका उत्तरी गोलार्ध। ऊपर है कर्क रेखा, नीचे है दक्षिणी गोलार्ध, नीचे है मकर रेखा। तो नीचे मकर रेखा, ऑस्ट्रेलिया भी मकर रेखा से, ब्राज़ील भी, लेकिन इंडिया जो गुजरता है वो किससे गुजरता है, कर्क रेखा से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे, माउंट एवरेस्ट लाइज बॉर्डर बिटवीन दिस 2 कंट्रीज। तो जो ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो चाइना और नेपाल के बीच क्या बनाती है, बाउंड्री बनाती है। क्योंकि मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ कि नेपाल में इसको सागर माता बोलते हैं माउंट एवरेस्ट को, और चाइना में चोमुलगमा बोलते हैं। अच्छा, अगला है बीच कंट्री स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एरिया। बहुत बार बता चुका हूँ, वेटिकन सिटी। अब कौन नहीं बोलेगा कि हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन नहीं है भैया। अब मेरे को बताओ, आप मेरी कुछ यूट्यूब की पिछली वीडियो 10-12 वीडियो देख लो, सारे के सारे क्वेश्चन वही है जो मैंने पढ़ाए हैं। अच्छा, विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट।
क्या मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया था कि दुनिया का जब सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछा जाएगा, सबसे बड़ा डेजर्ट पूछा जाएगा, या गर्म और ठंडे की बात नहीं हुई है, तो उस समय क्या लगाना है? अंटार्कटिक मरुस्थल लगाना है, अंटार्कटिक डेजर्ट लगाना है। ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही था। गर्म पूछते तो भैया सहारा लगाते, एक ऊँट 2 कुबड़ वाला पूछते तो गोबी मरुस्थल लगाते, ठंडा पूछते तो अंटार्कटिक, बड़ा पूछा है तो भी अंटार्कटिक। द इक्वेटर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? अब भूमध्य रेखा पाकिस्तान से भी नहीं जाएगी भैया, तो साउथ अफ्रीका से भी नहीं जाती, थोड़ा नीचे है, मैक्सिको से भी नहीं जाती, तो कहाँ से जाती है सर? केनिया से जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। द ओशियन इज द लार्जेस्ट सरफेस एरिया। क्या आपको मैंने नहीं बताया कि प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है? ट्रिक याद रखना है, पैसा। तो पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउथर्न ओशियन, आर्कटिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। अगला है द ग्रेट बैरियर रीफ इज, तो कोरल रीफ आपको पता है, मैंने बताया है। जो द बैरियर रीफ कहाँ पे पड़ती है भैया? ऑस्ट्रेलिया में है। बहुत बार इसके बारे में बात कर चुके हैं। ऑप्शन अगला क्वेश्चन, द ग्रेट बैरियर, ये हो गया है। बीच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ मोस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन्स? भाई फ्रांस के है, 13 टाइम जोन है इनके। अच्छा, एक 12 या 13 शायद। विच इंडियन रिवर इज नॉन एज सोरो ऑफ बंगाल? तो वो भैया देखो बहुत आसान है, ये तो बहुत बार बता चुका हूँ। दामोदर नदी को बंगाल का शो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, द दक्कन प्लेटू इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ साउथ इंडिया में है? बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन पेपर आया था। विच इंडियन स्टेट इज लार्जेस्ट बाय एरिया? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्या आपको नहीं आता? सबको आता है, राजस्थान में है। अच्छा, अगला प्रश्न था यहाँ पे, विच इज द डीपेस्ट ओशियन ट्रेंच इन द वर्ल्ड? हे भगवान, तो दुनिया का सबसे गहरी गर्त, सबसे गहरा ट्रेंच मारियाना गर्त। मैं तो हमेशा इसकी गहराई मीटर में भी बताता हूँ और फीट में भी बताता हूँ। मीटर में 11,022 मीटर गहरा है और फीट में 36,000 फीट गहरी। कैपिटल ऑफ श्रीलंका, ढाका बांग्लादेश की है, माले नहीं हो सकती, जाफिना भी नहीं है, तो क्या है? कोलंबो। लास्ट क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन, बीच इंडियन लेक इज लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक? तो वो है चिल्का लेक। क्वेश्चन पेपर में ये पीपीटी में फोटो नहीं आया मेरे से गलती से। तो चिल्का झील भारत की क्या है? सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय जो भूमि के अंदर है तो वो है सांबर झील, जो कि राजस्थान में है। चिल्का झील कहाँ पे? ये उड़ीसा में है। भारत की सबसे पहली रामसर साइट भी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव, जय शरगुल महाराज।